जैसे ही मोनिका पलटी थी, पीछे से अनीता जी ने आवाज़ लगाई, सुनो, ये लो कुछ पैसे रख लो। अनीता जी ने कुछ पैसे मोनिका के हाथ पैर में रखे। उम्मीद करती हूँ तुम घर की बातें घर के अंदर ही छोड़कर जाओगी। उन्होंने इशारों इशारों में मोनिका को बहुत कुछ समझा दिया था। मोनिका कानों का हाथ लगाते हुए बोली, मालकिन कैसी बातें करती हो? अगर मैं इस घर के साथ गद्दारी करूं तो भगवान मुझे कभी माफ़ ना करे। मैं आपका नमक खाया है, आपके साथ कभी गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकती। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये कहते ही मोनिका ने अनीता जी द्वारा दिए पैसों को अपने पल्लों में बांध लिए थे। घर से निकलती चली गई, लेकिन घर से निकलते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। मैं तो जिसका खाती हूँ उसी का गाती हूँ। ये कहते कहते उसने एक छोटा सा मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करने लगी। और जैसे ही सामने से फ़ोन रिसीव किया गया, एक ही आवाज़ आई थी, बताओ मोनिका क्या खबर है? और मोनिका ने जो घर में थोड़ी देर पहले हुआ था वो सब कुछ बता दिया। और ये सुनकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। वो वही गहरी मुस्कुराहट जिस पर अनुषा दिलो जान से दिल हार बैठी थी। ठीक है, अब तुम सुबह जाना। मेरा ये पैगाम अनुषा को देकर आना कि विक्रम कह रहा है वो तुम्हें घर से भगा कर ले जाएगा और अनुषा को भगाने में तुम उसकी मदद करोगी। ये सुनकर मोनिका थोड़ी घबराई थी। मालिक, इस तरह तो मैं सबकी नज़रों में आ जाऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम करें। मोनिका, बकवास मत करो। तुम्हें 50,000 रुपये मैं दे चुका हूँ और 50,000 रुपये और दूंगा अगर मेरा काम परफेक्ट हो गया तो। फिलहाल जितना कह रहा हूँ उतना करो, उसके बाद भी मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। पैसों का लालच मोनिका को खामोश करा चुका था। अगली सुबह वो घर आई तो घर में काफ़ी रौनक थी, क्योंकि हार्दिक और अनुषा की शादी की तैयारी चल रही थी। जबकि अनुषा कमरे में बंद फूट फूट कर रो रही थी। विक्रम, आ जाओ और मुझे आकर बचा लो। मैं हार्दिक के साथ शादी नहीं करना चाहती। उस मगरूर घमंडी लड़के से शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी नरक नहीं बनाना चाहती। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ विक्रम, मुझे आकर बचा लो। और जब मोनिका नाश्ते के ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई तो उसने गुस्से से चीख कर कहा, नाश्ता ले जाओ, मुझे नहीं करना यहाँ। मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। मोनिका कुछ देर उसे खामोशी से देखती रही, फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसके पास चली आई। अनुषा ने हैरान नज़रों से उसकी ओर देखा। ये तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अनुषा की बात सुनकर मोनिका जल्दी से अनुषा के पास आई थी। आप नहीं जानती मुझे किसने यहाँ पर भेजा है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्होंने ही मुझे आपकी खैर खबर लेने के लिए भेजा है। मुझे विक्रम जी ने भेजा है कि आपको बता सकूं, वो आपके लिए बहुत परेशान हैं। आपसे जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें आपके और हार्दिक की शादी के बारे में बता दिया था और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। उन्होंने कहा कि वो अब कभी भी आपको हार्दिक साहब का होने नहीं देंगे, आपसे शादी करेंगे। जब अनुषा ने मोनिका के मुंह से ये बातें सुनी तो वो हैरान रह गई। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो तो परेशान हो रही थी किस तरह विक्रम से बात करे, क्योंकि उसके पापा ने उससे मोबाइल भी छीन लिया था और विक्रम ने कितनी आसानी से उससे बात करने का रास्ता निकाल लिया था। उसका दिल एकदम खुशी से भर उठा था। वो रोते रोते मोनिका से लिपट गई, जैसे उसे जीने की एक नई राह मिल गई हो। इससे पहले तो वो नौकरानियों को अपने कमरे में बिना इजाज़त के आने भी नहीं देती थी। रोते हुए कहने लगी, मोनिका प्लीज़ मेरी मदद करो। बताओ क्या कहा विक्रम ने? उसे कहो जाकर मेरे पापा से बात करे। मेरे पापा ज़बरदस्ती मेरी शादी हार्दिक से करवा देंगे। मैंने कभी हार्दिक को किया और किसी और मर्द के बारे में भी नहीं सोचा सिवाय विक्रम के। जब मोनिका ने उसे बताया वो आपसे शादी करने को तैयार हैं, बस आपको किसी न किसी तरह इस घर से निकलना होगा। आगे के सारे मामले विक्रम जी खुद देख लेंगे। वो भी चाह रही थी कि वो किसी तरह इस घर से भाग जाए और इस सारी मुश्किलों से निकल जाए, लेकिन दिल ये सब करने को तैयार नहीं था। बेशक उसे विक्रम से बहुत मोहब्बत थी, मगर उसके बावजूद वो अपने पापा का दिल भी तोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर ये दाग अपने माथे पर लगाना नहीं चाहती थी कि वो अपनी माँ की ही तरह गंदा खून है। हर कदम पर उसे अपनी माँ के ताने मिले थे और यह कदम उठाकर वो इस बात को सच साबित कर देती, इसलिए उसका दिल परेशान था। जबकि मोनिका लगातार उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। आप ठंडे दिमाग से सोचें मालकिन, हार्दिक को तो कोई भी लड़की मुंह लगाना पसंद नहीं करती। अरे इतना बोरिंग लड़का क्या किसी लड़की को खुश रख पाएगा? हर वक्त कमरे में घुसा रहता है, किताबी कीड़ा है। किताबी कीड़ा किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसके साथ शादी करके आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा आप इस घर से भाग जाएं और विक्रम जी से शादी कर लें। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप का क्या है, वो अपनी औलाद से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते, बाद में मान ही जाते हैं। मोनिका पूरी तरह अनुषा का ब्रेन वॉश कर चुकी थी और फिर अनुषा ने एक फ़ैसला कर ही लिया था, लेकिन इससे पहले आखिरी बार वो अपने पापा के सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांगना चाहती थी।
और जब वो उनके कमरे में गई तो वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रहे थे और उसने एक बार फिर अपने पापा के सामने हाथ जोड़ दिए। पापा, मुझ पर यह जुल्म मत करें, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं हार्दिक के साथ खुश नहीं रह सकती। जबकि सरजीत जी ने साफ कह दिया कि अनुषा, तुम लाख हाथ पैर मार लो, लेकिन तुम्हारी शादी आज ही होगी, और वो भी हार्दिक के साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने हमारे दुश्मन के बेटे से ही नजरें चार कर ली, अपने बाप की इज्जत रौंद कर रख दी। तुम्हारी रगों में तुम्हारी माँ का खून ही दौड़ रहा है। आज तुमने ये साबित कर ही दिया। और अनुषा रोते हुए कमरे से निकल गई थी। उसके पापा के ये सख्त शब्द उसे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर चुके थे। कमरे में आकर उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे की खिड़की से रस्सी गिराकर नीचे उतर गई। मेन दरवाजे से जाना नामुमकिन था, क्योंकि वहां पर पापा ने गार्ड को अच्छे से समझा रखा था कि अनुषा बाहर ना जाए। पिछले दरवाजे से निकलने में ही भलाई थी। मोनिका ने सारा इंतजाम पहले ही करा दिया था। पीछे पुराने गेट पर हमेशा एक बड़ा सा ताला पड़ा रहता था, और मोनिका ने वो ताला खोलकर अनुषा की राहें आसान कर दी थी। जब वो हवेली से बाहर निकली, कुछ ही दूरी पर विक्रम अपनी जीप में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। 30 साला विक्रम सामने से आती अनुषा को देखकर बेहद खुश था। उसने इस दिन का मुद्दतों से इंतजार किया था, और आज आखिरकार उसकी ज़िंदगी में ये दिन आ ही चुका था। उसने मुस्कुराकर अनुषा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। अनुषा रो रही थी। जाते हुए उसने हवेली पर एक नज़र डाली थी। पापा जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं हार्दिक के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ विक्रम है। उसे रोता देखकर विक्रम उसे समझाने लगा। चिंता मत करो अनुषा, सब ठीक हो जाएगा। देखना, तुम्हारे पापा चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पाएंगे। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिर का तुम उनकी इकलौती औलाद हो। सारी पुरानी बातें भूल जाओ और खुश हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया मोड़ लेने वाली है। अनुषा विक्रम पर अंधा भरोसा कर चुकी थी, ये जानते हुए भी कि वो उसके बाप के दुश्मन का बेटा है। विक्रम के बाप और अनुषा के बाप सरजीत जी में बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी, और इस दुश्मनी का बीज अनुषा की माँ आराधना ने डाला था। कुछ ही देर में विक्रम उसे लेकर अपने फार्म हाउस आ चुका था। उसे बार बार अपने बाप का ख्याल आ रहा था। अब तक तो पूरे घर में शोर मच चुका होगा। न जाने पापा के दिल पर क्या गुजरेगी। वो बाहर हॉल में बैठी सोची जा रही थी कि तभी विक्रम उसके पास आया। उसके पास सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ जाने मन, इतना परेशान क्यों हो? वो उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला था। विक्रम, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। पता नहीं पापा क्या कर रहे होंगे, उनका क्या हाल होगा। परेशान मत हो अनुषा, तुम्हें समझाया तो था। सारी परेशानियों को दिमाग से निकाल दो। अगर इसी तरह परेशान रही तो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कैसे करोगी? अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हें सारी फिक्रों से आज़ाद करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या करोगे? तुम बस अपनी आंखें बंद करो। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसने झट से आंखें खोल दी थी, क्योंकि विक्रम ने अनुषा को अपनी बाहों में लेकर उसके होठों पर अपने होठ रखे थे। और इस एहसास से अनुषा का दिल ज़ोरों से धड़क उठा था। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? वो एकदम घबराई थी। क्या हुआ अनुषा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मेरी संगत में तुम्हें मज़ा नहीं आया? मैं तो कब से इन पलों का इंतज़ार कर रहा था, और जब ये पल हमारे नसीब में आए हैं तो यूँ खुद को मुझसे दूर मत करो। अनुषा, ये कहते कहते वो अपने लबों से अनुषा की गर्दन को चूमने लगा था, जबकि अनुषा उसे खुद से दूर किए जा रही थी। विक्रम, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी संगत के लिए तड़पती हूँ, लेकिन पहले शादी तो कर लें, उसके बाद ये सब कुछ भी हो जाएगा। शादी भी हो जाएगी अनुषा, मैंने शादी के सारे इंतज़ाम कर लिए हैं, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें देखकर दिल काबू में नहीं रहता। देखो ना, कितना अच्छा माहौल है, तन्हाई है, साथ में महबूब है, तो ऐसे में भला मैं तुमसे कैसे दूर रह सकता हूँ? विक्रम की आंखों में मदहोशी छाई हुई थी। वो धीरे धीरे अनुषा पर हावी होने लगा था कि तभी अचानक बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। गोलियों की आवाज़ पर विक्रम एकदम अनुष्का से दूर हटा था, जबकि अनुषा डर के मारे विक्रम से लिपट गई। ये आवाज़ें कैसी हैं? विक्रम विक्रम तो समझ रहा था यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मगर गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर जैसे वो अंदर से घबरा गया था। अगले ही पल अनुषा को खुद से हटाकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। वो दरवाज़ा खुलता इससे पहले ही दरवाज़ा एक झटके से खुला था, और हार्दिक अंदर दाखिल हुआ था। और हार्दिक को सामने देखकर अनुषा की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। वह तो सोच रही थी कि अब कभी दोबारा हार्दिक और उसके पापा से उसका सामना नहीं होगा, मगर यहाँ तो वो हाथ में पिस्टल लिए सामने खड़ा था, और हार्दिक ने बिना एक पल की देरी किए फायरिंग कर दी। गोली सीधा विक्रम के कंधे पर लगी थी। विक्रम भी कम तेज नहीं था।
अगले ही पल जेब से पिस्टल निकालकर उसने हार्दिक की तरफ चलाई थी, लेकिन इससे पहले ही हार्दिक दूसरी गोली चला चुका था, जो उसकी टांग में लगी। इस कदर फायरिंग के बीच अनुषा बेहोश होने लगी थी और बेहोश होते होते सिर्फ विक्रम को ही पुकार रही थी, जबकि हार्दिक ने आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़ा था और उसे झंझोड़ते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ रखा था। होश में आओ अनुषा, जो तुम करने जा रही थी उसकी सज़ा तो ये थी। ये जो गोलियां विक्रम के शरीर में उतरी हैं वो गोलियां तुम्हारे शरीर के अंदर जाती। ये कहने के साथ ही उसने धक्का देकर अनुषा को अपने एक आदमी के हवाले किया था। जाओ इसे गाड़ी में बिठाओ। इसके बाद वो विक्रम की तरफ बढ़ा था, उसके गिरेबान से पकड़कर उसे उठाते हुए उसके गालों पर थप्पड़ रखते हुए कहने लगा, बगैरत निकला तू, एक नंबर का। लड़की के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। अगर बदला ही लेना था तो सामने से आकर लेता। नीच इंसान। विक्रम को वहीं छोड़कर वो बाहर आया था। हार्दिक ने अनुषा को घर से निकलते विक्रम की गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था और वह बिना देरी किए अपने कुछ आदमियों को लेकर विक्रम की गाड़ी के पीछे पीछे आया था। थोड़ी देर में ही अनुषा को होश आ चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए हार्दिक का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ रही थी। छोड़ो मुझे, जाने दो। तुमने विक्रम के साथ अच्छा नहीं किया। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। जबकि हार्दिक ने उसे गुस्से से झटककर खुद से दूर किया था। चुपचाप बैठी रहो, वरना एक गोली तुम्हारे सर में भी उतार दूंगा। आज तक सुनता आया था, लेकिन आज देख भी लिया। सही कहते हैं लोग तुम्हारे बारे में, जैसी माँ वैसी बेटी। आज तुमने साबित कर ही दिया कि तुम अपनी माँ की बेटी हो। हार्दिक के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर वो गुस्से से तड़प कर उठी थी। तुम होते कौन हो मेरी माँ का नाम अपनी ज़बान पर लेने वाले? जबकि हार्दिक ने अब उसको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। उसे घर लाकर गाड़ी से खींचता हुआ हॉल में पटक दिया था। पूरे ख़ानदान में बदनामी हो चुकी थी और ये खबर फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मोनिका थी, जिसे विक्रम ने पैसे देकर कहा था कि पूरे ख़ानदान में, पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैला दो कि सरजीत जी की बेटी एक लड़के के साथ भागकर जा चुकी है। घर में मेहमान जमा थे और अनुषा को देखकर हर कोई हैरत से तरह तरह की बातें बना रहा था और अनुषा ऐसी थी जैसे उसके शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। उसके पापा की तबीयत खराब हो चुकी थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। अनीता जी आगे बढ़ी थी, उसे कंधों से झंझोड़ते हुए कहने लगी, तुम बिल्कुल अंधी हो गई थी क्या? अनुषा, क्यों अपने बाप की हालत दिखाई नहीं देती तुम्हें? क्यों उसके हाथ की कठपुतली बन गई हो? अपनी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बांध रखी है। क्या तू जानती नहीं तेरी माँ ने क्या किया था? और इसी बात का बदला विक्रम ने तुझसे लिया है। तू तो विक्रम को अच्छे से जानती थी, फिर कैसे तूने आंखों देखी मक्खी निगल ली? कैसे उसके साथ तूने इश्क कर लिया? अनुषा की माँ आराधना की शादी सरजीत जी से हुई थी। उस समय सरजीत जी के हालात अच्छे नहीं थे। वो अपने हालात सुधारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन आराधना के सपने बड़े बड़े थे। वो गरीबी से समझौता ना कर सकी, यहाँ तक कि उसकी गोद में एक बेटी भी आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को इन हालातों के लिए बहला ना सकी। और जब उसकी नज़र सरजीत के दोस्त विशाल आहूजा पर पड़ी तो उस पर अपना दिल हार बैठी। विशाल आहूजा देखने को भी खूबसूरत था और काफ़ी अमीर भी था, और यूं एक दो मुलाकात में ही आराधना ने अपनी मोहब्बत का इजहार विशाल आहूजा के सामने कर दिया। विशाल आहूजा तो पहले ही आराधना की खूबसूरती से घायल हो चुका था, और जब उसे आराधना की तरफ से ऑफ़र मिला तो वो खुद को रोक ना सका। यूं दोनों छुप छुप कर मुलाकातें करने लगे, यहाँ तक कि दोनों की मुलाकातें हद से गुजर चुकी थी, अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। जब भी सरजीत काम पर चली जाती तो आराधना विशाल आहूजा को चुपचाप घर में बुला लेती। दोनों बंद कमरे के अंदर अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाते, जबकि सरजीत जी खूब मेहनत कर रहे थे, पैसा कमाने की ओर में लगे हुए थे कि किसी तरह अपनी पत्नी आराधना के सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन आराधना को बस जल्द से जल्द अमीर होने की जल्दी थी, और इसलिए वो सरजीत जी से हर वक्त लड़ती रहती थी और गुस्से में एक दिन कहने लगी, मुझे तलाक दे दो। और एक दिन जब बात हद से बढ़ी हो गई तो फिर आखिरकार सरजीत जी ने आराधना को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया। और उस दिन बजाय दुखी होने के आराधना के चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपनी बेटी को साथ ले जाने लगी तो सरजीत जी ने उसे रोक दिया। ये मेरी औलाद है, मेरे साथ रहेगी, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, बाद में पछताओगी।
तुमने बहुत गलत कदम उठाया है। और इस तरह आराधना ने विशाल आहूजा से शादी कर ली। और जब यह खबर सरजीत जी को मिली थी तो वो अपना दिल थाम कर रह गए थे। उनका जिगरी दोस्त, उनका बचपन का यार विशाल आहूजा ही उनके पीठ पर छुरा घोंपेगा, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। जबकि विशाल आहूजा तो पहले से शादीशुदा था। उसकी एक बीवी थी, एक बेटा था जो गांव में रहते थे। और फिर यहीं से दोनों एक दूसरे की जानी मानी दुश्मन हो गए थे। सरजीत जी को किसी पल चैन नहीं आता था। उनके दिल में आग लगी हुई थी और उन्होंने अपने दिल की आग इस तरह बुझाई कि विशाल और आराधना की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। कहने को तो ये हादसा था, लेकिन इसके पीछे सरजीत जी का हाथ था। हादसा इतना भयानक था कि दोनों बच ना सके। पति के मौत की खबर सुनकर विशाल की पहली पत्नी एकदम पागल सी हो गई थी। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। वो हर वक्त विशाल की तस्वीर सीने से लगाए रहती। पहले सौतन का दुख, उसके बाद पति के मर जाने पर वो जैसे एकदम पागल सी होती चली गई। और तब से ही विक्रम सोच चुका था कि वह अपने बाप के कातिल से बदला ज़रूर लेगा। उसकी इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर रख देगा। और इसीलिए उसने अनुषा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। शादी की सारी तैयारियां पूरी थीं। एक झटके से हार्दिक ने अनुषा को उठाया था और मंडप में लाकर पटक दिया। वह अभी शादी के लिए ना कर रही थी, लेकिन अपने बाप की हालत को देखते हुए उसे हार्दिक के साथ शादी करना ही पड़ी। भले ही हार्दिक की उसकी शादी हो चुकी थी। हार्दिक का कमरा भी फूलों से सजाया गया था, लेकिन वो हार्दिक के कमरे में न जाकर अपने कमरे में ही गई थी। कमरे को उसने अंदर से लॉक कर लिया था। कई बार अनीता जी उसके दरवाजे को दस्तक दे चुकी थी, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। साफ कह दिया कि मैं अपने कमरे के अलावा कहीं नहीं जाना चाहती। कुछ दिन बाद उसके पापा हॉस्पिटल से घर आ गए थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये लड़की मेरे सामने दिखाई ना दे। मोनिका ने ही अनुषा को बताया था कि अब विक्रम की तबीयत ठीक है। उसके पैर से और कंधे से गोली निकल चुकी है। और अंदर आती अनीता ने मोनिका की बातें सुन ली थी। उन्होंने मोनिका को उसी वक्त घर से निकाल दिया था कि दोबारा इस घर में नज़र भी मत आ जाना। जिस घर का खाया उसी के साथ गद्दारी कि वह अनिता को लाख समझाने की कोशिश करती कि जो कुछ हो चुका है उसे दिल से स्वीकार करो। हार्दिक को अपना पति मानो और उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन उसने साफ कह दिया वो हार्दिक के कमरे में नहीं जाएगी और न ही उसे अपना पति मानेगी। उसे हार्दिक से नफरत महसूस हो रही थी। अगर उसे कोई अपना लग रहा था तो वह सिर्फ और सिर्फ विक्रम था। उसे सारी हकीकत सिर्फ और सिर्फ विक्रम के मुंह से ही सुननी थी। जब तक विक्रम उसे नहीं कह देता वो मानने को तैयार नहीं थी। और एक दिन जब उसे अपना फ़ोन हाथ लगा तो उसने सबसे पहले विक्रम को ही नंबर लगाया था। उसकी आवाज़ सुनते ही विक्रम का कहकहा गूंजा था। कैसी हो जाने मन, सुना है तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया है। क्योंकि उसकी बहुत बदनामी हो चुकी है। उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो चुकी है। यही तो मैं चाहता था और देखो इसमें मैं कामयाब भी हो गया। तुम्हें इस्तेमाल करके मैं तुम्हारे बाप को उसकी औकात याद दिला दी। उसकी बात सुनकर अनुषा को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। ये कैसी बातें कर रहे हो विक्रम? आप ठीक तो हैं? पागल तो नहीं हो गए हो? मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे से बात कर रही हूँ और आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मगर विक्रम तो अपना असली चेहरा दिखा चुका था। सब कुछ झूठ था। तुम्हारे साथ मोहब्बत का ढोंग था। मैं तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जिसके बाप ने मेरे बाप की जान दी थी, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक मोहरा बना रहा था, तुम्हारे बाप को बदनाम करने के लिए। आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं जो चाहता था वो हो चुका है। वैसे तो मेरा इरादा तुम्हारा बाप को और भी चोट पहुंचाने का था। तुम्हारी इज्जत को मैं खुद रौंदना चाहता था। और जब तुम अपनी इज्जत गंवा कर अपने बाप के सामने जाती तब तो तुम्हारा बाप उसी वक्त सदमे में मर जाता। लेकिन हार्दिक ने गलत टाइम पर आकर मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। खैर जितनी बदनामी हुई वही बहुत है। अब तुम किसी से शादी करो या हार्दिक से शादी करो, आई डोंट केयर। ये कहते हुए उसने झट से फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट चुका था और वह आंखें फाड़े फ़ोन को देखती रह गई। जिस लड़के की खातिर उसने अपने बाप की इज्जत को रौंद दिया वह तो उसे मोहब्बत ही नहीं करता था। वो कितनी देर तक फूट फूट कर रोती रही। अनीता जी सरजीत जी को समझा रही थी, भैया आप अनुषा को माफ़ कर दें। अनुषा तो बच्ची है, मासूम है, उसे क्या पता। विक्रम सिर्फ बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो उसके बहकावे में आ गई। उसे यूँ शीशे में उतारा कि वो अच्छे भले की तमीज़ भूल गई। वो अब पछता रही है। जबकि सरजीत जी सर झुकाए सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें भी अपनी बेटी की हालत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही दिनों में वो एकदम मुरझा कर रह गई थी।
रात को जब सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो एक नौकरानी उसके कमरे में आई। मैडम जी, आपको हार्दिक साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। और ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। हार्दिक के कमरे में जाने का मतलब, वो भी रात के इस वक्त। उसका दिल जोरों से कांप रहा था। हार्दिक उसका पति था और वो उसके साथ अपना हक वसूल करता तो वो उसे रोक नहीं सकती थी। लेकिन अभी वो हार्दिक के साथ कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहती थी। तुम जाओ और जाकर कह दो कि अनुषा मैडम सो चुकी हैं। नौकरानी चुपचाप सर झुकाकर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। उसे लगा दोबारा से नौकरानी आई है। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने खड़े हार्दिक को देखकर वो सांस लेना ही भूल चुकी थी। जबकि हार्दिक उसे धक्का देता हुआ कमरे के अंदर आया था और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। क्या कहा था तुमने? तुम सो रही हो? तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं? जब पति कोई हुक्म दे तो उसको मानना ज़रूरी होता है। पति परमेश्वर होता है। वो उस पर रौब जमाता हुआ धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था। लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। निकलो मेरे कमरे से। लेकिन इतनी देर तक हार्दिक उसके बेहद करीब आ चुका था। अनुषा के पीछे दीवार थी, अब और ज़्यादा पीछे नहीं हट सकती थी। जबकि हार्दिक ने अपने दोनों बाजुओं का घेरा बनाकर उसे कैद कर लिया था। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना सामान समेटो और मेरे कमरे में चलो, वरना अभी और इसी वक्त मैं अपना हक वसूल कर सकता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता, समझी? और बेबसी के मारे अनुषा की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने आखिरी कोशिश की थी, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाऊंगी। अच्छा, देखता हूँ कैसे नहीं जाती हो। उसने एक झटके से अनुषा का हाथ पकड़ा था और खींचता हुआ उसे अपने कमरे में ले गया और लाकर बेड पर पटक दिया और खुद बाथरूम में घुस गया था। अब अनुषा को अपनी रिहाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कितनी ही देर तक वो बेआवाज आंसू से रोती रही और फिर उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आया तब अनुषा चुपचाप बैठी हुई थी। बालों में कंघी करते हुए वो चोर नजरों से अनुषा की तरफ देख रहा था। और जैसे ही हार्दिक बेड की तरफ बढ़ा था, अनुषा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने चुपचाप अपने गले से दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया और हार्दिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, जबकि हार्दिक हैरान रह गया था। ये क्या कर रही हो? अपना आप तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। यही करना चाहते हो ना मेरे साथ? तुम अपना हक वसूल मुझसे करना चाहते हो तो मैं उफ तक नहीं करूँगी। कहते कहते अनुषा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। जबकि हार्दिक को गुस्सा आया था। ज़्यादा पवित्र बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी? अपना दुपट्टा उठाओ और जाकर सोफे पर लेट जाओ। मुझे खैरात में दी हुई मोहब्बत और तुम्हारी संगत नहीं चाहिए। पति हूँ तुम्हारा, एक गैरतमंद पति। मैं जानता हूँ अब तक तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ विक्रम है। जब तक विक्रम की परछाई तक तुम्हारे दिल से नहीं निकल जाती और तुम पूरे दिल से मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाती, तुम्हें उंगली भी नहीं लगाऊंगा, समझी? ये कहकर उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और बेड पर पसर कर लेट चुका था। जबकि अनुष्का उसे हैरत से देखने लगी। अब खड़ी क्या हो? जाओ सो जाओ जाकर और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि तुम्हारे शरीर को पाने के लिए तुम्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल की तबीयत को देखते हुए मैं उन्हें सिर्फ जताना चाहता हूँ कि हम लोग शादीशुदा ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, समझी? ये कहकर वो करवट लेकर लेट चुका था। जबकि अनुषा थोड़ी देर तक उसे अविश्वास से देखती रही और सोफे पर जाकर बैठ गई। शायद हार्दिक को नहीं पता था कि विक्रम की हकीकत उस पर खुल चुकी है। बेध्यानी में खुद ब खुद विक्रम और हार्दिक का एक दूसरे से कंपेयर करने लगी। विक्रम मौका पाते ही उसके करीब आने की कोशिश करता था, उसे हासिल करना चाहता था। जबकि हार्दिक का उसके ऊपर पूरा पूरा हक था। वो चाहता तो अभी और इसी वक्त उसके साथ सब कुछ कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि सब कुछ उसने अनुषा की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया। और उसी पल हार्दिक के लिए उसके मन में इज्जत के भाव आए थे। वो खामोशी से सोफे पर लेट गई थी। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। हंसते खिलखिलाते अनुषा एकदम उदास रह गई थी। उसके पापा की तबीयत भी अब थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी थी और फिर उन्होंने बेटी को माफ़ भी कर दिया था। जो होना था वो हो चुका था, लेकिन वो अपनी इकलौती बेटी को यूं दर्द में नहीं देख सकते थे। और एक दिन जब हार्दिक कमरे में दाखिल हुआ तो अनुषा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। अचानक कही गई बात ने हार्दिक को चौंका दिया था। किससे? विक्रम से। ओह, तो तुम्हें उसकी असलियत पता चल ही गई। हाँ, और मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ, उसे ख़त्म कर देना चाहती हूँ। जिसने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। बहुत बहादुर हो तुम। वो तंजिया हंस रहा था। जितना तुम्हारा बाप बहादुर है उतना ही तुम बहादुर हो।
तुम्हारे बाप ने भी विक्रम के बाप को और तुम्हारी माँ को मरवाया था और अब तुम भी वही करना चाहती हो। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, समझी? जो कुछ होगा वो मैं खुद देख लूँगा। और ख़बरदार, जो तुमने दोबारा विक्रम का नाम अपनी ज़ुबान पर लिया। वो ये कहकर उसे हैरान परेशान कमरे में छोड़कर बाहर चला गया था। अनुषा ने पढ़ाई छोड़ रखी थी, लेकिन जब हार्दिक ने एक दिन कहा कि अपनी पढ़ाई जारी रखो, तो वह हैरान रह गई। वो हार्दिक के व्यवहार में धीरे धीरे उलझने लगी थी। वो कभी उसके साथ गुस्से से पेश आता तो कभी बहुत ही नरमी से। उसके नरम गरम व्यवहार में वो उलझ कर रह गई थी। लेकिन पता नहीं इस रिश्ते का असर था या कुछ और, लेकिन वो हार्दिक के लिए अपने दिल में कुछ कुछ महसूस करने लगी थी। उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज होती थी। उसे सामने पाकर उसके दिल को सुकून मिलता था, लेकिन कभी भी वो हार्दिक से कुछ नहीं कहने की हिम्मत कर पाई। और हार्दिक के कहने पर उसने दोबारा से पढ़ाई जारी रखी थी। उसके पापा ने तो मना किया था, लेकिन हार्दिक ने कह दिया, अब वो मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि वो अपना सपना पूरा करे और डॉक्टर बने। हार्दिक ने अपना कहा सच कर दिखाया। उसे बच्चों और घरेलू जिम्मेदारी में न डाला, उसे डॉक्टर बनाने पर जोर दिया। अनुषा अपनी पढ़ाई में लग चुकी थी, जबकि हार्दिक अपने मकसद पर, और उसका मकसद एक ही था, विक्रम को उसके किए की सज़ा देना। विक्रम जो ये सोच बैठा था कि उसने अपना बदला पूरा ले लिया है, लेकिन हार्दिक उसे सुकून से बैठने नहीं देना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद विक्रम के घर पर पुलिस की रेड पड़ी थी और उसे बुरी तरह घसीटते हुए जेल में बंद कर दिया गया था, और जहां उसकी मुलाकात SHO हार्दिक चौहान से हुई थी। हार्दिक, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, उसका सपना पूरा हो गया था। वो पुलिस में एक बड़ा अफसर बनकर अपने सपने की ताबीर कर चुका था और उसने अपना सबसे पहला केस विक्रम का ही अपने हाथ में लिया था। उसने विक्रम के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके अपना अगला पिछला हिसाब किताब पूरा किया था। दोनों की शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन अब तक दोनों करीब नहीं आए थे। लेकिन उस दिन जब तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी, तो अनुषा सोफे पर बैठी डर के मारे थर-थर काँप रही थी। कभी लेट जाती तो कभी उठकर बैठ जाती। इससे पहले तो जब भी तेज़ तूफ़ानी बारिश कभी हुई, तो वह अनीता बुआ के कमरे में चली जाती थी। लेकिन अब बात और थी, वह अब अनीता बुआ के पास जाकर नहीं सो सकती थी। हार्दिक बहुत देर से बेड पर लेटा उसकी हरकतें नोट कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। और जब अनुषा से ना रहा गया तो उसने हार्दिक को आवाज़ लगाई, सुनो, इस तेज़ तूफ़ानी और कड़कती बिजली से मुझे बहुत डर लग रहा है। जबकि हार्दिक ने लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? पहले भी तो तुम अपने कमरे में अकेली रहती थी। पहले की बात और थी, मैं अनीता बुआ के पास जाकर लेट जाती थी, लेकिन अब। कहते कहते वो चुप हो गई थी। अच्छा, तो अब क्या चाहती हो? अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके साथ बेड पर लेट जाऊं। आई प्रॉमिस आपके करीब नहीं आऊंगी। जबकि हार्दिक के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, जिसे वो जल्दी से छुपा गया था। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो आ जाओ। उसने थोड़ा सा सरक कर उसके लिए जगह बनाई थी और अनुषा जल्दी से बेड पर आकर लेट गई थी। यहाँ तक कि उसके कंबल में भी घुस गई थी। लेकिन ये कहाँ मुमकिन है कि जब दो जमा दिल इतने करीब हों और उन दोनों के बीच दूरियां रह जाएं, ये नामुमकिन था। दोनों के दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था, दोनों के जज्बातों में तूफान आने लगा था। एक तूफान बाहर था तो एक तूफान अंदर था। दोनों अपनी अपनी जगह सांस रोके लेटे हुए थे, और जब हार्दिक से बर्दाश्त न हुआ तो उसने अनुषा की तरफ करवट ली थी। अनुषा भी उसे ही देखे जा रही थी, और अगले ही पल हार्दिक के हाथ उसके गालों पर जाकर रुक गए थे। उसकी उंगलियां उसके होठों को छूने लगी थी, और अगले ही पल हार्दिक ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए थे, और हार्दिक ने धीरे से उसके कानों में सरगोशी की थी, इजाज़त है। जबकि हम हाँ कहती हुई अनुषा उसके चौड़े सीने में अपना सर छुपा गई थी, और हार्दिक ने खींचकर उसे अपने आप में समेट लिया था। एक दूसरे की संगत में ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी। हार्दिक ने सब कुछ भूलकर अनुषा को दिल से स्वीकार किया था, जबकि अनुषा ने भी अपनी पिछली सारी गलतियों को अपने दिल व दिमाग से निकाल दिया था, और वह हार्दिक के साथ पूरी ज़िंदगी वफादार रहने का वादा खुद से कर चुकी थी। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।